हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नैंसर क्लासेस एंड दिस इज नईश्री। आज के इस लेक्चर में मैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्जाम के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को यहाँ पर कवर कराने वाली हूँ। ये हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सेकेंड लेक्चर है। एक लेक्चर मैं ऑलरेडी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए कवर करा चुकी हूँ। ऐसे स्टूडेंट जो चैनल पर नए हो या फिर जिन्होंने अभी तक वीडियो नहीं देखा हो, उनके लिए मैं वीडियो की लिंक कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहाँ से जाके वीडियो को देख सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस मज़ेदार से लेक्चर की। लेकिन लेक्चर को शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करिए। आपके एक लाइक से ही ये वीडियो आगे जाता है, अदरवाइज़ वीडियो वहीं रुक जाता है। आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट होती है कि एक लाइक कर दिया करिए। आई विश आप इस चीज़ को समझेंगे। आइए हम शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। कल आपको मैंने यूरोपीय कंपनियों के बारे में पढ़ा दिया था एंड काफ़ी सारी चीज़ें आप यहाँ पर कवर कर चुके थे। आज हमें यहाँ पर बेसिकली कहाँ से शुरुआत करनी है, आइए देखते हैं। क्षेत्रीय राज्य भी आप पढ़ चुके हैं। मैं डायरेक्ट आपको वहीं ले चलती हूँ जहाँ से आज हमें शुरुआत करनी है। ओके, आज हमें शुरुआत उपनाम, कथन और पुस्तकों से करनी है। आइए देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पर है वह रानी जिसका उपनाम ब्लडी मैरी था। देखिए, ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्ज़ाम में आपसे पूछे गए हैं, बस मैंने इनको वन लाइनर के फॉर्म में रखा है। सो सारे के सारे जो वन लाइनर हैं वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। सो बी सीरियस। ओके, आपको उस रानी का नाम बताना है जिसका उपनाम ब्लडी मैरी था। ब्लडी मैरी आप समझ सकते हैं, ब्लडी मैरी, ठीक है। तो ब्लडी मैरी जिनका उपनाम था, इनका जो सही नाम था, वास्तविक नाम था, ये था आपका मैरी प्रथम। ठीक है, मैरी प्रथम जो थी इनका उपनाम था ब्लडी मैरी। याद रखेंगे आप लोग, ये एसएससी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट था, एसएससी एग्ज़ाम में पूछा गया था। ठीक, नेक्स्ट देखिए कि भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था। अगर मैं बात करूं भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र तो ये उद्दंड मार्तंड था। ये भी ऑलरेडी आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो भारत का जो प्रथम हिंदी समाचार पत्र आपका था वो था आपका उद्दंड मार्तंड। आई विश आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। हिंदी में भी आपसे पूछ लिया जाता है एंड हिस्ट्री में भी आपसे पूछ लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए लीडर, कामरेड, हिंदुस्तान, अभ्युदय, इनमें से कौन सा समाचार पत्र मदन मोहन मालवीय से संबंधित नहीं है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको यहाँ पर बताना है कि लीडर, कामरेड, हिंदुस्तान और अभ्युदय, ये आपके 4 समाचार पत्र आपको दिए हुए हैं। इन 4 में से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है मदन मोहन मालवीय से संबंधित नहीं है। तो कामरेड, कामरेड का संबंध मदन मोहन मालवीय जी से नहीं है, बल्कि आपको यहाँ पर ये जो बाकी के 3 बचे हुए हैं, जैसे लीडर हुआ आपका, हिंदुस्तान हुआ आपका, अभ्युदय हुआ, इन तीनों को आपको याद रखना है कि ये तीनों का संबंध मदन मोहन मालवीय जी से है। इंपॉर्टेंट है। आपसे ऐसे सेपरेट भी पूछ लिया जाता है कि लीडर आपका एक समाचार पत्र है, इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध मदन मोहन मालवीय जी से है। ठीक है। हिंदुस्तान आपका एक समाचार पत्र है, इसका संबंध किससे है, तो याद रखिएगा हिंदुस्तान का संबंध मदन मोहन मालवीय जी से है। अभ्युदय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभ्युदय के बारे में याद रखिएगा। अभ्युदय भी आपका मदन मोहन मालवीय जी से ही संबंधित है, लेकिन कामरेड कहीं से भी मदन मोहन मालवीय जी से संबंधित नहीं है। ठीक, अगर मैं कामरेड की बात करूँ तो देखिए थोड़ा सा कामरेड के बारे में भी जान लीजिए। ये जो कामरेड है, कामरेड अगर कामरेड की बात करूँ तो बेसिकली ये आपका एक अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र है। किसका? अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा का। कामरेड जो आपका समाचार पत्र है ये मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा स्थापित किया गया था, यानी कि इसके जो संस्थापक हैं वो कौन है? मौलाना मोहम्मद अली। मौलाना मोहम्मद अली जो है इसके संस्थापक हैं। ठीक, क्लियर हुआ यहाँ तक? मूव कर सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 1852 में सत्यशोधक नामक समाचार पत्र गुजराती में किसने प्रकाशित किया? 1852 में सत्यशोधक नामक जो समाचार पत्र है इसका गुजराती में प्रकाशन करसन दास मूलजी ने किया था। किसने किया था? करसन दास मूलजी ने किया था। करसन दास इस तरीके से लिखना है आपको। करसन दास जो मूलजी हैं इनके द्वारा सत्यशोधक नामक समाचार पत्र का प्रकाशन गुजराती में 1852 में किया जाता है, याद रखिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था। अगर मैं पूछूं कि भारत में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था तो आंसर होगा बंगाल गजट। लेकिन मेरा आपसे यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र। अब आपका आंसर यहाँ पर चेंज हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था तो आंसर आप लोगों का चेंज हो जाएगा। आपको यहाँ पर याद रखना है उदंड मार्तंड। क्या? उदंड मार्तंड। ठीक है,
बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में जब कभी भी ये क्वेश्चन आता है ना तो बंगाल गजट भी रहता है, उदंडमार्तन भी रहता है। इस चीज़ को आपको अपने माइंड में रखना है कि भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र उदंडमार्तन था, लेकिन भारत में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक समाचार पत्र पूछा जाए ना तो ये बंगाल गजट था। क्या था? बंगाल गजट। इन दोनों को आपको कन्फ्यूज़न में नहीं रखना है, ठीक है? क्लियर हुआ? मूव कर सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है एन इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीमलैंड नामक पुस्तक के लेखक हैं, इसको स्टार मार्क करिएगा। एन इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीमलैंड नामक जो पुस्तक है इसके लेखक भगत सिंह जी हैं। एन इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीमलैंड जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? भगत सिंह जी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मराठी अखबार केसरी के संपादक कौन थे? याद रखिएगा, जो मराठी अखबार केसरी था इसके संपादक बाल गंगाधर तिलक जी थे। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक जी थे। ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करिएगा। केसरी एक मराठी अखबार था। क्या था? मराठी अखबार था और इसके संपादक बाल गंगाधर तिलक जी थे। ये जो आपका केसरी अखबार है इसका अपने आप में एक ऐतिहासिक महत्व भी है, आगे चल के आपको बताया जाएगा केसरी के बारे में, ठीक है? मूव कर सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पर अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक थे। अनहैप्पी इंडिया कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अनहैप्पी इंडिया नामक जो पुस्तक है इसके लेखक लाला लाजपत राय जी थे। कौन थे? लाला लाजपत राय जी थे। नेक्स्ट है एक्सेस ऑन गीता। एक्सेस ऑन गीता नामक जो पुस्तक है इसके लेखक कौन हैं? तो अरविंदो घोष आपको याद रखना है। एक्सेस ऑफ इंडिया नामक जो आपकी पुस्तक है, एक्सेस ऑन गीता, सॉरी, ये जो पुस्तक है इसके लेखक आपके अरविंदो घोष हैं। कौन है? अरविंदो घोष हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करिएगा। जो सरोजिनी नायडू जी हैं इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का जो खिताब है ये महात्मा गांधी जी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब। एग्जाम में उल्टा भी पूछ लिया जाता है कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो सरोजिनी नायडू जी को कहते हैं और इनको ये जो खिताब है ये महात्मा गांधी जी ने दिया था। अब यहाँ पर थोड़ा सा सरोजिनी नायडू जी के बारे में जान लीजिए। सरोजिनी नायडू जी जो हैं इनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था। अगर मैं सरोजिनी नायडू जी की बात करूं तो ये आपकी एक कवयित्री भी थी। याद रखिएगा, कवयित्री। कवयित्री कैसे लिखा जाता है ये हिंदी में पूछा जाता है तो इसको भी देख लीजिएगा। कवयित्री के अलावा ये आपकी एक स्वतंत्रता सेनानी भी थी। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है कि सरोजिनी नायडू जी जो हैं एक कवयित्री, स्वतंत्रता सेनानी और एक कुशल राजनीतिज्ञ भी थी। क्या थी? एक कुशल राजनीतिज्ञ भी थी। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, ठीक है? ये केवल कवयित्री ही नहीं, एक स्वतंत्रता सेनानी भी रही हैं और कुशल राजनीतिक भी रही हैं। इनके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है आपकी INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, इनकी पहली महिला प्रेसिडेंट अगर बात की जाए, पहली भारतीय महिला प्रेसिडेंट किसको बनाया गया, तो आपका आंसर होगा सरोजिनी नायडू। अगर मैं आपसे ये पूछूं INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तब आपका आंसर होगा एनी बेसेंट। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है। मैंने ये कहा कि अगर मैं आपसे कहूँ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, आंसर होगा एनी बेसेंट। लेकिन अगर मैं कहूँ कि INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, इनकी पहली महिला जो आपकी भारतीय महिला थी वो कौन रही प्रेसिडेंट के तौर पर, तब आपका आंसर होगा सरोजिनी नायडू। इस चीज़ को आप लिख लीजिएगा कि सरोजिनी नायडू, मैं लिख देती हूँ पूरा, सरोजिनी नायडू INC की पहली महिला प्रेसिडेंट भी रही हैं, ठीक है? याद रखिएगा कि ये INC के बेसिकली प्रेसिडेंट के पद पर 1928 तक रही हैं। कब तक? 1928 तक रही हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तब आपका आंसर होगा सरोजिनी नायडू। भारत की पहली महिला राज्यपाल, ठीक है? अगर भारत की पहली महिला राज्यपाल पूछा जाए तब आपका आंसर होगा सरोजिनी नायडू, ठीक है? INC की पहली भारतीय महिला जो आपकी प्रेसिडेंट के तौर पर रही हैं, आपका आंसर क्या होगा? सरोजिनी नायडू, ठीक? यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा पहली भारतीय महिला प्रेसिडेंट रही हैं, ठीक? ये जो आपकी सरोजिनी नायडू जी थी, जब हमारा देश आज़ाद हो जाता है तो इनको उत्तर प्रदेश का गवर्नर बनाया गया था।
वे भारत के देश की पहली महिला थी जिनको गवर्नर बनाया गया था। तो इन्हें यूपी का गवर्नर बनाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। इतनी चीज़ें आप लोगों को यहाँ तक की क्लियर हुई, बिकॉज आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कई बार एक और आपसे चीज़ पूछ ली जाती है, वो है कि भारत कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो भारत कोकिला अगर पूछा जाए अब कभी भी आपसे, तो भारत कोकिला के नाम से सरोजिनी नायडू जी ही आपकी प्रसिद्ध हैं। याद रखिएगा, इनका जन्म हैदराबाद में हुआ था। ठीक, स्वतंत्रता सेनानी रहने के तौर पर इन्होंने जो है बेसिकली गांधी जी के जो सत्याग्रह थे इनमें भाग लिया था। और एक दुर्घटना भी हो गई थी कि जब भारत छोड़ो आंदोलन आपका चलाया गया, भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट, तो उस टाइम इनको जो है बेसिकली जेल भेज दिया गया था। किसको? सरोजिनी नायडू जी को। तो याद रखिएगा कि सरोजिनी नायडू जी जो हैं इनको जेल बेसिकली किस लिए भेजा गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनको जेल भेजा गया था। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि इनको बेसिकली जेल भारत छोड़ो आंदोलन के तहत भेजा गया था। ठीक है, 13 फरवरी आप सभी को पता होगा कि 13 फरवरी आपका 13 फरवरी किस रूप में सेलिब्रेट किया जाता है प्रतिवर्ष? 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू जी की जयंती होती है। जब मैंने इस पॉइंट को शुरू किया था तभी मैंने इनके जन्म के बारे में बताया था कि वो इतना इंपॉर्टेंट था, आप जाने इनके जन्म के बारे में, एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट था, दैट्स वाई मैंने आपको डिस्कस किया। 13 फरवरी को नायडू जी का क्या होता है? जयंती होती है। सरोजिनी नायडू जी की जयंती के ही दिन प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय में आपको फ़र्क पता होना चाहिए। मैं राष्ट्रीय की बात कर रही हूँ। राष्ट्रीय महिला दिवस जो है प्रतिवर्ष इन्हीं के जन्म दिवस पर सेलिब्रेट किया जाता है। एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिएगा कि 13 फरवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजिनी नायडू जी जो है इनकी ही जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। आई विश यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। एक चीज़ और आपको अगर कभी पूछा जाए कि सरोजिनी नायडू को जो है INC के अध्यक्ष के तौर पर कब आपका बनाया गया था, तो 1925 में बनाया गया था और 1928 तक ये रही। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। गोलमेज सम्मेलन, आपके कितने गोलमेज सम्मेलन होते हैं याद है आप लोगों को? टोटल कितने गोलमेज सम्मेलन हुए? टोटल आपके 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। कितने होते हैं? 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। ठीक है, जो पहला गोलमेज सम्मेलन है ये आपका 1930 से नवंबर 1930 से आपका जनवरी 1931 तक चलता है। कब से कब तक? नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक चलता है। जो सेकंड गोलमेज सम्मेलन था, सेकंड गोलमेज सम्मेलन, ये आपका 7 सितंबर 1931 से शुरू होता है एंड आपको 1 दिसंबर 1931 याद रखना है, ये तब तक चलता है। ठीक है, थर्ड जो आपका गोलमेज सम्मेलन है ये आपका कब से कब तक रहा? तो ये आपका नवंबर 1932 से ही आपका कब तक रहा है? दिसंबर 1932 तक रहा है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, ये 3 गोलमेज सम्मेलन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस इनको इंग्लिश में कहते हैं। क्या कहते हैं? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस इनको इंग्लिश में कहा जाता है। मैं एक बार लिख देती हूँ, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। होता कुछ नहीं था, बस एक राउंड टेबल होती थी, उसके चारों ओर ये सभी लोग बैठे रहते थे, इसको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहा गया। फर्स्ट जो होती है 1930 से आपकी 31 तक होती है। सेकंड आपका जो है सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक होती है। थर्ड आपकी नवंबर 1932 से दिसंबर 1932 तक होती है। ठीक है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछा जाता है आपसे गोलमेज सम्मेलनों के बारे में। अब यहाँ पर गोलमेज सम्मेलन को बताने का उद्देश्य मेरा सिर्फ इतना है ताकि मैं ये बता पाऊँ कि इन 3 जो गोलमेज सम्मेलन है इनमें से सरोजिनी नायडू जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में जो है आपका जो है अपनी दस्तक दी थी या फिर किस गोलमेज सम्मेलन में ये प्रतिनिधि रहीं। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1931 में जो लंदन में आयोजित हुई थी आपकी गोलमेज सम्मेलन, इस गोलमेज सम्मेलन में ये जो है बेसिकली आपकी प्रतिनिधि रही थी। तो जो फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन था वो आपको याद रखना है कि जो फर्स्ट हमारी गोलमेज सम्मेलन थी, इस फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन में ही सरोजिनी नायडू और कांग्रेस के एक और मदन मोहन मालवीय जो है इन्होंने भाग लिया था। तो फर्स्ट के बारे में याद रखना है कि नायडू जी ने इसमें भाग लिया था और किसने? मदन मोहन मालवीय जी ने भाग लिया था। एंड एकमात्र ऐसा गोलमेज सम्मेलन जिसमें गांधी जी ने अपना जो है भाग लिया था। तो आपको याद रखना है यहाँ पर कि केवल 2 आपका जो है जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था इसमें भाग लिया था। याद रखिएगा, गांधी जी ने कांग्रेस की ओर से इन्होंने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक, एग्जाम में पूछा जाता है आपसे, इसको याद रखिएगा। मूव कर सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। यहाँ तक की सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। यदि आपको क्लियर हुई हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें।
आइए हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। जस्ट गिव मी 1 मिनट। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आपसे कुछ इस तरीके से आपको सुमेल करना है। वंदे मातरम अरविंद घोष, न्यू इंडिया बिपिन चंद्रपाल, युगांतर भूपेंद्र नाथ दत्ता, संध्या ब्रह्म बांधा उपाध्याय। सो यहाँ पर आपको मैच करना था। ऑलरेडी ये सब मैच हैं आपके। यहाँ पर वंदे मातरम याद रखिएगा कि जो वंदे मातरम है इसके संपादक अरविंद घोष थे। कौन थे? अरविंद घोष जो है इसके संपादक थे। न्यू इंडिया के संपादक बिपिन चंद्रपाल जी थे। कौन थे? बिपिन चंद्रपाल जी थे। युगांतर के संपादक भूपेंद्र नाथ दत्ता जी थे। एंड संध्या के संपादक जो हैं ब्रह्म बांधा उपाध्याय थे। वंदे मातरम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क करिएगा। न्यू इंडिया इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, युगांतर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, संध्या इतना नहीं बट याद रखिएगा फिर भी। ये तीन तो आपको अपने दिमाग में बिठा के रखना है कि वंदे मातरम के संपादक अरविंद घोष रहे हैं, न्यू इंडिया के संपादक बिपिन चंद्रपाल रहे हैं, वहीं पर आपके युगांतर जो है इनके संपादक भूपेंद्र नाथ दत्ता जी रहे हैं। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट आप सभी से है कि धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है। यह कथन किसका है? वैसे ये कथन बहुत अच्छा है कि धरती हमारे लालच के लिए नहीं है बल्कि हमारे जो बेसिकली आवश्यकताएं हैं इन सभी की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन हमें कौन उपलब्ध कराता है? धरती उपलब्ध कराती है। ऐसा कथन हमारे महात्मा गांधी जी का था। सो आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंकलाब जिंदाबाद का नारा हमारे भगत सिंह जी ने दिया था। किसने दिया था? भगत सिंह जी के द्वारा यह नारा दिया गया, इंकलाब जिंदाबाद। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वंदे मातरम जो गीत है ये किस पुस्तक से लिया गया है? ये आनंद मठ से लिया गया है। वंदे मातरम जो गीत है ये कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है, ठीक। आइए ज़रा चर्चा करते हैं वंदे मातरम गीत के बारे में। अगर मैं आपसे कहूँ वंदे मातरम गीत, तो वंदे मातरम जो गीत है ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में रचा गया था। किसने रचा? इसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको रचा था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये जो है स्वतंत्रता की लड़ाई में लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था, इसीलिए इसका इतना महत्व है, ठीक है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अब आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि जो वंदे मातरम गीत है इसको भी गाने की एक लिमिटेड अवधि होती है, एक टाइम स्पेम होता है, उसी के अंदर आपको गाना होता है। ऐसा नहीं कि मन किया तो हमने अभी शुरू किया और 4-5 मिनट तक चलाते गए, नो, ऐसा नहीं होता है। इसको भी गाने का एक टाइम होता है, इसके गाने को आपको उतने ही मिनट में फिनिश करना होता है। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे तो जो वंदे मातरम है इसको कितने सेकंड में गाया जाता है? इसको 65 सेकंड में आपका कंप्लीट किया जाता है। वहीं पर अगर मैं अपने राष्ट्रगान की बात करूं, आपका जो राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान जन गण मन, इसको हम कितने सेकंड में गाते हैं? इसको हम 52 सेकंड में गाते हैं, ठीक है। इसकी अवधि आपकी कितनी 52 सेकंड है, वहीं पर इसकी 65 है। राष्ट्रगीत है ये आपका, वंदे मातरम हमारा एक राष्ट्रगीत है। सो क्लियर हुआ यहाँ तक? मूव कर सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है प्रसिद्ध कृति आनंद मठ के रचयिता कौन है? अगर मैं आनंद मठ की बात करूँ तो आनंद मठ के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं ये आनंद मठ के रचयिता हैं। मूव कर सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, बरसों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था और वह वादा पूरा करने का समय आ गया है। यह शब्द 14 अगस्त 1947 की रात को किसने कहे थे? ये शब्द जो है आपके जवाहरलाल नेहरू जी के थे। ये प्रसिद्ध जो कथन है 14 अगस्त 1947 को आधी रात्रि, मिडनाइट की टाइम की बात है, आधी रात्रि में जब हम सो रहे थे, उस टाइम जवाहरलाल नेहरू जी ने बेसिकली आपका ट्रस्ट विद आपका जो है डेस्टिनी भाषण का एक जो है अंश था ये। तो ये भी याद रखिएगा कि ये जो आपका बेसिकली ये उपयुक्त कथन है, ये ट्रस्ट आपका जो है विद डेस्टिनी आपका नाम का एक जो भाषण है इसका अंश था। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, TRYST, ट्रस्ट विद डेस्टिनी, ठीक है। मूव कर सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक हैं। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक जो पुस्तक है इसके लेखक वी.डी. सावरकर हैं। कौन है? वी.डी. सावरकर जी जो है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक हैं। पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है। हाँ, कई बार ये होता भी है कि अगर आपका मन अच्छा हो तो गंदा खाना भी अच्छा लगता है, और अगर मन खराब हो ना तो अच्छा खाना भी आपको गंदा लगता है ना। तो स्वाद का जो वास्तविक स्थान है वो जिह्वा नहीं बल्कि मन है, ऐसा जो कथन है ये किसने आपका कहा है? तो ये आपके महात्मा गांधी जी का कथन है, ठीक। नेक्स्ट देखिए कि किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है। तो ये महात्मा गांधी ने कहा था कि सत्य जो है परम तत्व है और वह ईश्वर है। ओके, नेक्स्ट देखिए
किसे भारत का विस्मार्क के रूप में जाना जाता है? अगर मैं भारत का विस्मार्क की बात करूं तो भारत का जो विस्मार्क है वो किसे जाना जाता है विस्मार्क के रूप में? तो भारत का विस्मार्क के रूप में वल्लभ भाई पटेल जी को जाना जाता है। विस्मार्क जो है इनके द्वारा जर्मनी का एकीकरण किया गया था। किसका? जर्मनी का एकीकरण किया गया था। किसका? जर्मनी का एकीकरण किया गया था। किसके द्वारा? विस्मार्क के द्वारा। उसी प्रकार आप सभी को पता होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा भी भारतीय रियासतें जो है इनको भारत में सम्मिलित किया गया था। जो हमारी भारतीय रियासतें हैं इन भारतीय रियासतों को किसने सम्मिलित किया था? इन सभी को सम्मिलित किया था भारत में किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, इस वजह से इनको जो है क्या कहा जाता है? इस वजह से इनको भारत का जो है बेसिकली क्या कहा जाता है? इनको भारत का विस्मार्क कहा जाता है। क्योंकि जिस प्रकार जर्मनी का जो एकीकरण है वो विस्मार्क ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। इसीलिए हमारी जो बेसिकली भारत के विस्मार्क के तौर पर जाना जाता है वो वल्लभ भाई पटेल को, क्योंकि इन्होंने जो भारतीय रियासतें हैं इन भारतीय रियासतों का एकीकरण किया था। ठीक, और इनको भारत में सम्मिलित किसने किया था? इनको भारत में सम्मिलित किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। ठीक है, याद रखिएगा। मूव कर सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से किसे महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है? अगर मैं बात करूँ महान वृद्ध पुरुष की तो याद रखिएगा कि महान वृद्ध जो पुरुष या फिर आपके भारत का दादा कहें, ग्रैंड ओल्ड मैन कहें, कई नामों से इनको जाना जाता है। याद रखिएगा कि इन सभी के तौर पर हमारे आपके दादा भाई नौरोजी जी को जाना जाता है। एक बार मैं लिख देती हूँ, कभी कन्फ्यूज़न आपको क्रिएट ना हो। अगर आपसे पूछा जाए भारत का दादा, ठीक है, भारत का दादा कहा जाए, या फिर आपसे कहा जाए ग्रैंड ओल्ड मैन। क्या कहा जाए? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाए, या फिर आपसे कहा जाए भारत के सम्मानीय बुजुर्ग, भारत के सम्मानीय बुजुर्ग। भारत के सम्मानीय बुजुर्ग, इन सभी के तौर पर आपको एक ही व्यक्ति को याद रखना है, वो है हमारे दादा भाई नौरोजी। कौन है? दादा भाई नौरोजी जी हैं। इनको ही आपका जो है भारत के बेसिकली महान वृद्ध पुरुष, भारत का दादा, ग्रैंड ओल्ड मैन, भारत के सम्मानीय बुजुर्ग के तौर पर जाना जाता है। अब आप लोगों में से जिनके भी दादाजी हों, मेरी तो इतनी अच्छी किस्मत नहीं रही है क्योंकि मेरे दादाजी की डेथ जो है मेरे जन्म से 1 साल पहले ही हो गई थी। तो आप लोगों में से जिनके भी दादाजी हों उनको जाकर बताइएगा कि दादा मेरे एक और भी दादा हैं आपसे ऊपर। फिर उनको बताइएगा कि जो आपसे भी ऊपर एक और दादा हैं वो हैं दादा भाई नौरोजी। आप लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि इनका हमारी राष्ट्रीय आय जो है, हमारे देश की राष्ट्रीय नेशनल इनकम जिसे कहते हैं, इसके आकलन में भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हैं और मैंने वहाँ पर बताया हुआ है आपको, जब नेशनल इनकम पढ़ाया था मैंने, नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय जिसे हिंदी में कहते हैं, वहाँ पर मैंने बताया था कि दादा भाई नौरोजी जो हैं इनके द्वारा आपका जो है नेशनल इनकम का आकलन सबसे पहले भारत में किया गया था। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन जो है इनके द्वारा ही किया गया था। इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको इकोनॉमिक्स में बताया है। नेक्स्ट पॉइंट वही है और लिटरली मैंने नेक्स्ट पॉइंट नहीं देखा था। हाँ, बस मेरे माइंड में था कि आपको ये मुझे बताना है। ठीक, सो याद रखिएगा। अब जरा आप लोग दादा भाई नौरोजी के बारे में जो इंपॉर्टेंट सी बातें हैं उन सभी को जान लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी आपका कई बार क्वेश्चन बनता है। देखिए, अगर यहाँ पर वन लाइनर मैंने शामिल किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस पढ़ते हुए चले जाएं। नो, मेरा मकसद ये है कि इस वन लाइनर से और भी जितने पॉइंट्स निकलते हैं मैं उनको भी यहाँ पर आपको बता सकूँ। यही एक पढ़ने का तरीका है कि आप लिंक कर सकें एक चीज़ को दूसरी चीज़ से, तभी आपके दिमाग के चक्षु खुलेंगे और तभी आपको चीज़ें याद होंगी। अदरवाइज़ तो ऐसे लाखों पॉइंट्स हैं, लाखों आपकी जो है पढ़ने के लिए चीज़ें हैं, लेकिन उनको याद रख पाना आसान नहीं होता। आसान तभी बनता है जब आप कोरिलेट करते हैं, चीज़ों को एक जगह याद रखते हैं। अब यहाँ पर दादा भाई नौरोजी की अगर मैं बात करूँ तो ये प्रथम भारतीय थे जिनको ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए सदस्य चुना गया। ना जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। सो इसको भी आप लोग यहीं पर नोट कर लीजिएगा दादा भाई नौरोजी में कि यह प्रथम भारतीय थे। मैं नोट करा देती हूँ, यह प्रथम भारतीय थे जिन्हें 1892 में, कब? 1892, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि कब? 1892। ठीक है, यहाँ पर आपको याद रखना है 1892 में उदारवादी दल की ओर से, ये दल भी याद रखिएगा कि किस दल की ओर से, उदारवादी दल की ओर से ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स
का, मैं यहाँ पर नीचे लिख रही हूँ, का सदस्य चुना गया। याद रखेंगे, पहला पॉइंट आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि जो दादाभाई नौरोजी हैं, इनको बेसिकली 1892 में उदारवादी दल की ओर से ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए सदस्य के रूप में चुना गया था। सेकंड पॉइंट आपको इनके बारे में क्या याद रखना है? सेकंड पॉइंट आपको इनके बारे में याद रखना है कि इन्होंने सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय जो है आपकी, इनकी आंकड़ों की गणना करने का प्रयास किया था। तो सबसे पहले भारत में, इसको भी लिख लीजिए, सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम जिसे आप कहते हैं, राष्ट्रीय आय के आंकड़ों की गणना करने का प्रयास किया। ठीक है, देखिए आप लोगों को इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई हूँ, और अगर आपको अभी भी नेशनल इनकम नहीं पता है ना, तो फिर बहुत शर्म की बात है ये, क्योंकि इतने अच्छे से वो लेक्चर्स डिलीवर किए गए हैं आपको। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि इन्होंने रहनुमाई मजदयासन सभा तथा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। इस चीज़ को भी याद रखना है। अपार्ट फ्रॉम दिस 1867 या 1868 भी कई बार मिलता है। इसमें इन्होंने अपनी जो बेसिकली रचना है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसमें एक जो है सिद्धांत प्रस्तुत किया था जो कि बहुत फेमस है। उस सिद्धांत का नाम है ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन का अपवाहन। इस सिद्धांत को इन्होंने बेसिकली इसी पुस्तक में, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में प्रस्तुत किया था, जिसमें इन्होंने बताया कि किस प्रकार भारत जो है आपके भारतीयों का जो धन है ये ब्रिटेन द्वारा लूटा जा रहा है। और एग्जैक्टली वही हो रहा था उस टाइम कि हमारे जो भारत का धन था वो ब्रिटेन के द्वारा लूटा जा रहा था। उस टाइम सोचिए कि इतना रिजिड थी चीज़ें, फिर भी उस टाइम नौरोजी जी के द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल नाम की एक पुस्तक में इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ नाम का थ्योरी जो है ये प्रस्तुत किया था। कितने गर्ड्स की बात है यहाँ पे, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पर नोट करना है, जो आपको नोट करवाया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखिएगा, इन्होंने रहनुमाई मजदयासन तथा, ये क्या थी, एक सभा थी, ठीक है, तथा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आपको नोट करना है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। इसके बाद आपको नोट करना है 1867, कहीं पर आपको 68 भी मिलेगा तो याद रखिएगा। इन्होंने इस टाइम में अपनी रचना, इनकी रचना का क्या नाम है, अब रचना आप कुछ और मत समझ लीजिएगा। रचना मतलब इन्होंने जो बेसिकली पुस्तक लिखी, ये है आपकी पॉवर्टी एंड, ये पुस्तक भी कई बार पूछ ली जाती, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, एग्जाम में पूछी जाती है। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन का अपवाहन, धन का अपवाहन इंग्लिश में से कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ। क्या कहते हैं? ड्रेन ऑफ वेल्थ। ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत, ये बेसिकली क्या था, धन का अपवाहन एक सिद्धांत था। ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत प्रस्तुत किया। ठीक है, जिसमें यह दर्शाया है, क्या दर्शाया है इन्होंने, जिसमें यह दर्शाया है कि किस प्रकार भारतीय धन ब्रिटेन द्वारा लूटा जा रहा है। ठीक है,
याद रखेंगे इतने पॉइंट्स। अभी तक आपने क्या पढ़ा? सबसे पहले आपने देखा कि जो हमारे दादा भाई नौरोजी जी हैं, इनको हम भारत का दादा कहते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, भारत के सम्मानीय बुजुर्ग कहते हैं, दादाजी कहते हैं, या फिर महान वृद्ध पुरुष भी इनको ही बोला जाता है। याद रखिएगा पहला पॉइंट, ठीक। दूसरा आपने देखा कि ये प्रथम भारतीय थे जिनको ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा सदस्य चुना गया। कब? 1892 में। ये भी इम्पोर्टेंट है कि कब? 1892 में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपने देखा कि सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों जो हैं इनकी गणना करने का प्रयास इन्होंने ही किया था। इसके बाद आपने देखा कि इन्होंने रहनुमाई मजदयाशन नाम का एक सभा और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। इसके बाद इन्होंने 1867-68 में अपनी रचना पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ड्रेन ऑफ वेल्थ नामक एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब होता है कि जिसमें आपका बताया जाए कि भारतीय जो धन है वो ब्रिटेन के द्वारा लूटा जा रहा है, ये आपका ड्रेन ऑफ वेल्थ है, ठीक। क्लियर हुआ इतना दादा भाई नौरोजी जी के बारे में? मूव कर सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आप देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आपसे है बेसिकली कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया? दादा भाई नौरोजी। अभी आपको अच्छे से याद हो गया होगा कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट देखिए कि ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। आप ये सारे पॉइंट्स पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पर आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ये उपनाम है और ये नाम है जो कि एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। आपको मैच करना है यहाँ पर, और आप आसानी से मैच भी कर लोगे। यहाँ पर आपको बताना है कि सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है, भारत का सबसे वृद्ध व्यक्ति के नाम से किसको जाना जाता है, महामना के नाम से किसको जाना जाता है, एंड भारत का लौह पुरुष जो है किसको कहा जाता है। आपको इनमें से अभी एक पता चल चुका है, भारत का सबसे वृद्ध व्यक्ति या फिर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाए या फिर भारत का दादा कहा जाए। इन सभी के नाम से हम किसको जानते हैं? इन सभी के नाम से हम दादा भाई नौरोजी जी को जानते हैं। आपने इनको इनसे मैच कर लिया होगा अभी तक। सीमांत गांधी, अगर मैं फ्रंटियर गांधी की बात करूं तो आपके जो अब्दुल गफ्फार खान है, अब्दुल गफ्फार खान जी को बेसिकली सीमांत गांधी यानी कि फ्रंटियर गांधी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। महामना, महामना के तौर पर आपके मदन मोहन मालवीय जी को जाना जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और भारत का लौह पुरुष आपके वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। क्लियर हुआ? सीमांत गांधी, अब्दुल गफ्फार खान, भारत का सबसे वृद्ध व्यक्ति दादा भाई नौरोजी, महामना मदन मोहन मालवीय, एंड भारत का लौह पुरुष के तौर पर वल्लभ भाई पटेल जी को जाना जाता है। क्लियर हुआ? मूव कर सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है आपसे कि करो या मरो, गांधी जी ने राष्ट्र को यह मंत्र किस जन आंदोलन के अवसर पर दिया? अगर मैं बात करूं करो या मरो की, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर गांधी जी ने दिया था। क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में आगे चल के आपको पढ़ाया जाएगा। बस यहाँ पर आपको बेसिकली मैं यहाँ पर पुस्तकों के बारे में, कुछ फेमस जो नारे हैं उनके बारे में बता रही हूँ, है ना। कुछ आपके जो कथन है उनके बारे में बता रही हूँ। तो आपको यहाँ पर बस इतना ही जानना है कि करो या मरो का जो नारा है ये गांधी जी के द्वारा दिया गया, लेकिन किस जन आंदोलन के अवसर पर दिया गया, ये इंपॉर्टेंट बनता है। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पर दिया गया था करो या मरो का नारा गांधी जी के द्वारा। ठीक, क्लियर हुआ इतनी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो याद रखिएगा अगस्त 1942 को आपका ये शुरू
या प्रारंभ किया गया था, इस चीज़ को भी याद रखना है। नेक्स्ट देखिए कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। अगर मैं पूछूं आपसे इंकलाब जिंदाबाद के बारे में, याद रखिएगा इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह जी के द्वारा दिया गया था। वापस वेदों की ओर लौटो नारा दिया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। वापस वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। कल के लेक्चर में आपने पढ़ा है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बेसिकली किस सभा की स्थापना की? अब आपको यहाँ पर बताना है किसने, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किस समाज की स्थापना की, किस सभा की स्थापना की, ये आपको बताना है। ठीक है, सो याद रखिएगा कि स्वामी दयानंद जो सरस्वती जी हैं, इनके द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। किसकी? आर्य समाज की स्थापना की गई थी, आर्य समाज की। आर्य समाज की स्थापना अगर कभी पूछी जाए तो ये आपको याद रखना है किसके द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा ही की गई थी। कब? 1875 में। अब यहाँ पर आप लोगों को कल के लेक्चर में बताया गया था ब्रह्म समाज के बारे में, रामकृष्ण मिशन के बारे में, शब्दशोधक समाज के बारे में और आर्य समाज के बारे में। यहाँ पर आपको चारों को फटाफट से रिवीजन करना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ किसकी? ब्रह्म समाज की। अगर मैं ब्रह्म समाज की बात करूँ तो इसकी स्थापना 1828 में होती है। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय जी के द्वारा जो है बेसिकली स्थापना होती है किसकी? ब्रह्म समाज की। दूसरा है आपका रामकृष्ण मिशन। अगर मैं रामकृष्ण मिशन की बात करूं तो रामकृष्ण मिशन याद रखिएगा 1897 में इसकी स्थापना विवेकानंद जी के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद जो है इनके द्वारा स्थापना की जाती है रामकृष्ण मिशन की। नेक्स्ट आपको याद रखना है सत्य शोधक समाज। क्या? सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज जो है इनकी स्थापना 1873 में की जाती है और किसके द्वारा? ज्योतिबा फुले जी के द्वारा बेसिकली स्थापना की जाती है सत्य शोधक समाज की, ज्योतिबा फुले के द्वारा। नेक्स्ट है आर्य समाज। अगर मैं आर्य समाज की बात करूं तो आर्य समाज की जो स्थापना है ये आपकी की गई थी 1875 में की गई थी। किसके द्वारा? ये आपकी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। दयानंद सरस्वती जी के द्वारा बेसिकली स्थापना की जाती है। किसकी? इनके द्वारा स्थापना की जाती है आर्य समाज की। ये चारों बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनका रिवीजन आपको बार बार मैं करवाती रहूँगी ताकि आपको चीज़ें याद रहें। ठीक है, मूव कर सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का जो है आपके संस्थापक, बेसिकली केसरी के संपादक होना चाहिए। केसरी के संपादक जो हैं आपके कौन थे? तो याद रखिएगा कि केसरी की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा केसरी के जो संपादक थे ये लोकमान्य तिलक जी थे। कौन थे? लोकमान्य तिलक जी थे। आपको मैंने कुछ देर पहले भी बताया है, आपको याद रखना है यहाँ पर 1881 की बात है जब बम्बई से, कहाँ से? बम्बई से दो आपके जो हैं महत्वपूर्ण समाचार पत्र प्रारंभ किए जाते हैं और वो दो समाचार पत्र हैं आपके केसरी और आपके मराठा। ये दो समाचार पत्र आपको याद रखना है, केसरी और मराठा। ये दो समाचार पत्र आपके 1881 में बम्बई से शुरू किए जाते हैं। मराठा भाषा में प्रकाशित जो केसरी है, मराठा भाषा में प्रकाशित जो आपका केसरी है, ये आपका याद रखिएगा कि ये तिलक ने होम रूल आंदोलन का बेसिकली मुख्य आपका जो है पत्र बनाया था। मराठा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ। भाई इसको ये मत समझ लीजिएगा कि मराठा भाषा में था, नो, मराठा अंग्रेजी भाषा में था। क्लियर होना चाहिए। देखिए ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो मराठा समाचार पत्र था ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। केसरी जो है आपका किस भाषा में प्रकाशित होता था? केसरी मराठी भाषा में प्रकाशित होता था। क्लियर हुआ आप लोगों को? मैं फिर से इसको बात बताती हूँ। जो केसरी समाचार पत्र है ये मराठी भाषा में होता था, मराठा समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में होता था। इन दोनों का ही संपादन आपका जो है लोकमान्य तिलक ने बम्बई से किया था। अगर मैं केसरी की बात करूँ तो केसरी को तिलक ने होम रूल आंदोलन जो है इसका मुख्य पत्र बनाया था। पूछा जाता है एग्जाम में, होम रूल आंदोलन के दौरान किस समाचार पत्र को इनके द्वारा तिलक जी के द्वारा मुख्य बनाया गया? तो होम रूल आंदोलन के दौरान केसरी को आपका जो है बेसिकली मुख्य बनाया गया था। किसके दौरान? होम रूल आंदोलन के दौरान। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक का? प्रारंभ में केसरी जो है इसके संपादक केलकर और मराठा के संपादक जो हैं आपके आगरकर थे, लेकिन बाद में इन दोनों पत्रों का संपादन तिलक के द्वारा किया गया। तो ऐसा नहीं कि प्रारंभ में जो है आपकी लोकमान्य तिलक के द्वारा ही इनका प्रकाशन किया गया, नहीं। केसरी और मराठा याद रखिएगा कि प्रारंभ में केसरी के संपादक कौन थे? केलकर थे।
केसरी के संपादक कौन थे? केसरी के संपादक आपके केलकर जी थे। कौन थे? केलकर जी। ठीक। वहीं मराठा जो है इनके संपादक कौन थे? इनके संपादक थे आपके आगरकर। कौन थे? आगरकर। बाद में इनका संपादन जो है आपके तिलक जी के द्वारा किया जाता है। सो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई। नेक्स्ट पॉइंट पर मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपसे है कि भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भगवत गीता, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला जो पहला यूरोपीय व्यक्ति था वो था चार्ल्स विल्किंस। कौन था? चार्ल्स विल्किंस था। पहले तो विल्किंस ऐसा नहीं लिखा जाता, इसको भी लिख लीजिएगा विल्किंस। चार्ल्स विल्किंस जो हैं इनके द्वारा ही हमारी जो भगवत गीता है इनका अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है। भगवत गीता का अनुवाद जो है आपका 1785 में, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि 1785 में विल्किंस के द्वारा किया गया था। यह पहली पुस्तक थी जिसका अनुवाद जो है आपका एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के तहत हुआ। इसको भी याद रखिएगा कि भगवत गीता पहली पुस्तक थी, यह प्रथम पुस्तक थी जिसका अनुवाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के तहत हुआ। ठीक, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है, ये एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है और पूछा भी गया है। ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं ना जो बहुत बार एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं, इसीलिए आपको इतनी बार बताया जा रहा है ताकि आपको चीज़ें याद रहें। याद रखिएगा कि जो भगवत गीता है इनका अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला प्रथम यूरोपियन जो है चार्ल्स विल्किंस था। चार्ल्स विल्किंस के द्वारा ही भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद जो है आपके 1785 में होता है और ये प्रथम पुस्तक थी जिसका अनुवाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के तहत हुआ। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखिए। नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है कि गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा? यहाँ पर याद रखिएगा कि गांधी जी ने भगवत गीता जो है, भगवत गीता को बेसिकली जो है अपनी माता का दर्जा दिया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर, प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये आपको बताना है कि ये रचना जो है किसने की थी। तो ये तो बहुत फेमस है और आप सभी को पता भी होगा। अगर मैं बात करूं कि जो आपके प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, इसकी जो रचना है बेसिकली किसने की थी? राम प्रसाद बिस्मिल जी ने की थी। किसने? राम प्रसाद बिस्मिल जी ने की थी। ठीक है, एक बार गाकर देखिए, बड़ा अच्छा लगेगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ठीक, याद रखेंगे किसने ये आपका जो है इसकी रचना। पॉइंट है, नवजीवन समाचार पत्र के संपादक कौन है? याद रखिएगा नवजीवन जो समाचार पत्र है इसके संपादक गांधी जी थे। कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है, कई बार ये मैचिंग में भी आपसे पूछ लिया जाता है। गांधी जी के द्वारा बेसिकली जिन समाचार पत्रों का संपादन किया गया है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं नवजीवन समाचार पत्र की बात करूं तो याद रखिएगा कि नवजीवन समाचार पत्र जो है आपका 1919 से 1931 तक आपका जो है अहमदाबाद से, कहाँ से प्रकाशित होता था? तो ये अहमदाबाद से आपका प्रकाशित होता था। किन किन भाषा में ये प्रकाशित होता था? तो ये आपका हिंदी और गुजराती 2 भाषाओं में आपका ये प्रकाशित होता था। ठीक है, गांधी जी के द्वारा शुरू किए गए जो अन्य आपके समाचार पत्र हैं वो भी आपके इम्पोर्टेंट हैं, तो उनको भी एक बार देख लीजिए। सबसे पहले तो आपको नवजीवन याद रखना है। नवजीवन के बाद इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया, ये महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किए गए अन्य समाचार पत्र हैं और इन सभी को आपको याद रखना है। ठीक है, सो यहाँ पर नोट कर लीजिए इंडियन ओपिनियन, हरिजन, इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया, महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए अन्य समाचार पत्र हैं। ठीक,
तो आपको गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किए गए समाचार पत्रों में किन किन को याद रखना है? आपको याद रखना है नवजीवन को, आपको याद रखना है इंडियन ओपिनियन को, हरिजन को और यंग इंडिया को। ठीक है, ये आपके बेसिकली 4 आपको याद रखना है। मूव कर सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में, ठीक है, एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल, क्या अल हिलाल शुरू किया, किंतु सरकार द्वारा उसे प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रतिबंध लगाने के बाद अल बलाग की स्थापना कब हुई? पहला तो आपको ये याद रखना है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक पत्र जो है अल हिलाल शुरू किया था। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा कौन सा साप्ताहिक पत्र शुरू किया गया, तो अल हिलाल आपको याद रखना है। ठीक है, अल हिलाल। लेकिन कुछ समय बाद सरकार के द्वारा इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रतिबंध लगाने के बाद जो है अबुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा एक और आपका समाचार पत्र जो है आपका ये प्रकाशित किया जाता है, जिसका नाम था क्या? जिसका नाम था आपका अल बलाग। ठीक है, क्या नाम था? अल बलाग। तो याद रखिएगा कि अल हिलाल जो है आपका, अल हिलाल के स्थान पर शुरू किया गया क्या? अल बलाग। ठीक है, अल बलाग। ठीक, इसकी शुरुआत की गई थी आपकी, अल हिलाल की शुरुआत 1912 में, वहीं अल बलाग की शुरुआत की गई थी 1915 में। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोगों को? ये आपसे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, मूव कर सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है आपसे, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये जो कथन है लोकमान्य तिलक जी का है, याद रखिएगा। किसका है? ये जो आपका कथन है ये बेसिकली किसका है? लोकमान्य तिलक जी का है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जो है ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें आपका जो है 1882 में पत्रकारिता के कारण सजा हुई थी। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बेसिकली इनके बारे में बताया था, तो वहाँ पर मैंने जिक्र किया था कि बेसिकली इनके जो पत्र हैं ये अपने आप में एक ऐतिहासिक महत्व रखते हैं, क्योंकि इनके पत्र जो हैं, इनकी पत्रकारिता के कारण इनको सज़ा हुई थी। पूछा जाता है कि किसको जो है अपनी पत्रकारिता के चलते सज़ा हुई थी, तो उसमें आपको याद रखना है बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, मैं यहाँ पर नोट कर देती हूँ, बाल गंगाधर तिलक के बारे में आपको याद रखना है। तिलक ऐसे पहले व्यक्ति थे, ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें 1882 में, कब? 1882 में पत्रकारिता के चलते सजा हुई। ठीक है, पत्रकारिता के चलते सजा किनको हुई? तो लोकमान्य तिलक जी को हुई थी, याद रखिएगा। ठीक, इसके बाद याद रखना है आपको 1896 से आपके 97 में इन्होंने संपूर्ण महाराष्ट्र में कर न देने का आंदोलन भी चलाया था। इसी दौरान इनको जो है लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। इसलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि इसी दौरान जो है इनको बेसिकली जनता ने लोकमान्य की उपाधि से जो है आपका विभूषित किया था। और इनका ये कथन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। किसका कथन है? तिलक जी का। तो दूसरा पॉइंट भी नोट कर लीजिए कि इन्होंने 1896 से 97 में इन्होंने संपूर्ण महाराष्ट्र में कर न देने का आंदोलन चलाया। ठीक, इसी के चलते या इसी दौरान जनता ने, अब यहाँ पर याद रखिएगा कि इनको लोकमान्य की उपाधि किसने दी? गांधी जी ने या फिर सुभाष चंद्र बोस ने, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रखिएगा इनको जो उपाधि है ये लोकमान्य की जनता ने दी थी। ठीक, जनता ने इन्हें लोकमान्य की उपाधि दी। ठीक, क्लियर हुआ? इनके बारे में आपको 2 चीज़ें याद रखना है। पहला तो तिलक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें पत्रकारिता के चलते सज़ा हुई थी 1882 में। 1896 से 97 में इन्होंने संपूर्ण महाराष्ट्र में कर न देने का आंदोलन चलाया। इसी दौरान जनता ने इन्हें लोकमान्य जो है इसकी उपाधि से विभूषित किया था। आई विश यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। मूव कर सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। आइए देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय शांति का जनक किसे कहा जाता है?
तो भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा किसने? एक पागल व्यक्ति था, वैलेंटाइन सिरोल। इसने अपनी पुस्तक इंडियन अर्नेस्ट नामक जो इसकी पुस्तक थी, इसमें बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है। ठीक है, सो याद रखिएगा कि इन्हें भारतीय अशांति का जनक किसने कहा है, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नोट कर देती हूँ, वैलेंटाइन सिरोल। वैलेंटाइन तो आप जानते ही होंगे ना, आपका वाला वैलेंटाइन नहीं, ये एक पागल व्यक्ति था। ठीक है, वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक का क्या नाम था? इस पागल व्यक्ति की पुस्तक का नाम था इंडियन अनरेस्ट में तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा। ठीक है, भारतीय अशांति का जनक कहा। याद रखेंगे आप लोग। पहला तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है, भारतीय अशांति का जनक किसे कहा गया? भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक जी को कहा गया। किसने कहा? तो ये आपके वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। ठीक है, मूव करिए नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है, लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? आप सभी को पता होगा, ये तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। लेडी विद द लैम्प के नाम से फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो हैं आपकी विख्यात हैं। ये बेसिकली आपकी क्रीमिया के युद्ध में घायल सैनिकों की सेवा हेतु संगठित प्रयास करने वाली प्रसिद्ध अंग्रेज परिचारिका थीं, इसीलिए इनको जो है लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है। ये क्रीमिया का जो युद्ध हुआ था, याद रखिएगा, किस युद्ध में? क्रीमिया के युद्ध में, क्रीमिया का युद्ध। ठीक, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। क्रीमिया के युद्ध में जो घायल सैनिक थे, इनकी सेवा हेतु इन्होंने संगठित प्रयास किए। ठीक, याद रखिएगा। मूव कर सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। आइए देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपसे कि गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा? बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता की संज्ञा दी थी। ओके, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पश्चिम भारत के किस धार्मिक सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? अगर मैं बात करूं पश्चिम भारत के किस धार्मिक सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है, तो गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। किसको? गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, मूव कर सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक जो है, इनकी लेखक अरविंद घोष जी हैं। कौन है? अरविंद घोष जी हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, निम्नलिखित में से मराठी समाचार पत्र बहिष्कृत भारत, ये आपका एक मराठी समाचार पत्र था बहिष्कृत भारत, ये किसने शुरू किया? बहिष्कृत भारत नाम का जो आपका मराठी समाचार पत्र था, ये भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। जुलाई 1924 की बात है ये। जुलाई 1924 में भीमराव अंबेडकर ने बम्बई में एक संस्था बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई। कौन सी सभा बनाई? बहिष्कृत हितकारिणी सभा। तो पहला तो आपको यही याद रखना है कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा जो है आपकी किसने बनाई? अंबेडकर जी ने बनाई थी, 1924 में बनाई। इसका उद्देश्य जो है बेसिकली जो अस्पृश्य लोग हैं, इनको नैतिक और भौतिक उन्नति करना था इनके लिए। इन्होंने ही मराठी पाक्षिक जो आपका बहिष्कृत भारत है, इसको शुरू किया था। बहिष्कृत हितकारिणी सभा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ये आपका किसके द्वारा बेसिकली बनाई गई? तो ये भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाई जाती है बहिष्कृत हितकारिणी सभा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट आपसे है, यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था। तो आप लोगों को पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि यंग इंडिया और हरिजन जो है इनके संपादक महात्मा गांधी जी थे। ठीक, नेक्स्ट देखिए, उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किया। जो आपका नील दर्पण है, इसका अनुवाद अंग्रेजी में किसने किया? तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नील दर्पण किसके द्वारा लिखी गई। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, नील दर्पण के बारे में पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं नील दर्पण किसके द्वारा लिखी गई, तो नील दर्पण जो है इसके लेखक हैं आपके दीनबंधु मित्र। कौन है? दीनबंधु मित्र जी जो हैं बेसिकली नील दर्पण के लेखक हैं। वहीं मधुसूदन दत्ता जो हैं, इन्होंने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ठीक है, मूव कर सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। आइए देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन
सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ? अगर मैं बात करूं कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखित जो जनगण मन है ये सर्वप्रथम जो है आपके 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ, तो ये भारत भाग्य विधाता के नाम से प्रकाशित हुआ था। किसके नाम से? भारत भाग्य विधाता के नाम से प्रकाशित हुआ था। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पर हमें क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। आइए देखते हैं क्रांतिकारी गतिविधियों में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला पॉइंट देखिए, किस नेता ने इंडिया होम रूल सोसाइटी का गठन किया? इंडिया होम रूल सोसाइटी की बात की जा रही है। इंडिया होम रूल सोसाइटी जो है इसका गठन श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया। किसने? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था, याद रखिएगा। कूका आंदोलन, रंपा आंदोलन, पावना आंदोलन, वर्दौली सत्याग्रह में से किस आंदोलन का नेतृत्व सीताराम राजू के हाथों हुआ? ये आपको आंदोलन दिए हैं, कूका आंदोलन, रंपा आंदोलन, पावना आंदोलन और आपका वर्दौली सत्याग्रह। ये जो आंदोलन है इस आंदोलन में से किसका नेतृत्व सीताराम राजू ने किया था? तो रंपा आंदोलन का नेतृत्व सीताराम राजू ने किया था। हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है आपसे सन्यासी विद्रोह, चुआर विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह वगैरह विद्रोह में से कौन सा विद्रोह बंगाल के क्षेत्र में नहीं हुआ? वगैरह विद्रोह जो है ये आपके बंगाल के क्षेत्र में नहीं हुआ। बाकी के आपके जो आपके विद्रोह हैं, जैसे आपका सन्यासी विद्रोह हुआ, चुआर विद्रोह हुआ, पागलपंथी विद्रोह हुआ, ये तीनों आपके जो विद्रोह हैं ये तीनों के तीनों आपके जो है बंगाल में हुए थे, लेकिन वगैरह विद्रोह आपका बंगाल में नहीं हुआ था, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है आपसे स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाकों में किस नाम से जाना जाता है? स्वदेशी आंदोलन, ये जो आपका स्वदेशी आंदोलन है इसको आंध्र के डेल्टा इलाके जो हैं इनमें बेसिकली वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कमागाटा मारू क्या था? कमागाटा मारू कनाडा की यात्रा पर निकला हुआ एक जहाज़ था। याद रखिएगा, कमागाटा मारू क्या था? कामागाटा मारू जो है बेसिकली एक कनाडा की यात्रा पर निकला हुआ जहाज़ था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गदर पार्टी के संस्थापक थे, तो गदर पार्टी के संस्थापक सोहन सिंह भाकना थे। कौन थे? सोहन सिंह भाकना थे। याद रखिएगा, सोहन सिंह भाकना जो है गदर पार्टी के संस्थापक थे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आपको बेसिकली सुमेल से रिलेटेड है, सुमेल करना है आपको। मुंडा विद्रोह, वेलोर विद्रोह, संथाल विद्रोह। मुंडा विद्रोह, मुंडा जो आपका विद्रोह है ये आपका 1899 में हुआ था, बिल्कुल सही है। वेलोर विद्रोह आपका 1806 में हुआ था, बिल्कुल सही है। संथाल विद्रोह आपका जो है 1855 में हुआ था, बिल्कुल सही है। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, मुंडा विद्रोह कब हुआ? 1899 में। वेलोर विद्रोह आपका 1806 में हुआ, संथाल आपका 1855 में हुआ। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है लाला हरदयाल, बाबा गुरदेव सिंह, मोहम्मद बरकतुल्ला एवं सोहन सिंह भागना, ये भागना नहीं है भागना है, ठीक है। सोहन सिंह भागना में से किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं है? आपको यहाँ पर कुछ लोग दिए गए हैं, आपको बताना है गदर पार्टी का संबंध जो है किससे नहीं है। गदर पार्टी का संबंध लाला हरदयाल से है, मोहम्मद बरकतुल्ला से है, सोहन सिंह भाकना से है, लेकिन बाबा गुरदीप सिंह जी से नहीं है। ये तीन व्यक्ति आपको याद रखना है, लाला हरदयाल, मोहम्मद बरकतुल्ला और सोहन सिंह भाकना। ये तीनों व्यक्तियों का संबंध गदर पार्टी से है, लेकिन बाबा गुरदीप सिंह जी का संबंध गदर पार्टी से नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट है आपसे काकोरी षड्यंत्र के मामले में। काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष हुआ?
काकोरी षड्यंत्र जो आपका मामला है ये आपका 1925 में हुआ था। कब हुआ था? 1925 में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखिए, वर्ष 1996 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की? वर्ष 1904 में, बेसिकली इसको ठीक कर लीजिएगा, 1996 तो नहीं है ये, ठीक है, वर्ष 1904 है ये, ठीक। वर्ष 1904 में क्रांतिकारियों की एक गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत जो है इसकी स्थापना वीडी सावरकर जी ने की थी। किसने? वीडी सावरकर जी ने की थी, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अंग्रेजों द्वारा किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई? आप सभी को पता ही होगा, अंग्रेजों द्वारा बेसिकली भगत सिंह, सुखदेव के साथ राजगुरु जी को भी फांसी दी गई थी। जतिन दास की मृत्यु लंबी भूख हड़ताल के चलते हो गई थी, ठीक है। जतिन दास को आपको याद रखना है कि इनकी जो मृत्यु है ये भूख हड़ताल के चलते हो गई थी। और वहीं चंद्रशेखर आज़ाद और कल्पना दत्ता जो थी, इनको अंग्रेजों ने मुठभेड़ में आपका जो है गोली मार के बेसिकली इनकी हत्या हो गई थी। चंद्रशेखर आज़ाद और जो कल्पना दत्ता हैं, इन्होंने स्वयं को ही गोली मारी थी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इनको अंग्रेजों ने मारा, नहीं। इन सभी के नाम आपको याद रखना है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इनको फांसी हुई। जतिन दास जो है भूख हड़ताल के चलते इनकी मृत्यु हो गई थी। चंद्रशेखर आज़ाद और कल्पना दत्ता, जब अंग्रेजों की मुठभेड़ हो रही थी तो इन दो व्यक्तियों ने, एक तो हैं आपकी चंद्रशेखर आज़ाद और दूसरे हैं कल्पना दत्ता, इनकी जो है बेसिकली स्वयं की गोली से ये मरे थे। इन्होंने स्वयं को ही गोली मार ली थी, ठीक। कई बार कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है तो याद रखिएगा। अब यहाँ पर मैं नोट कर देती हूँ कि आपके जो अंग्रेज हैं, अंग्रेजों द्वारा भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों को जो है बेसिकली फांसी दी गई थी। इन तीनों को क्या दी गई थी? फांसी दी गई थी। जतिन दास जो है इनकी मृत्यु भूख हड़ताल के चलते हुई थी। किसके चलते? भूख हड़ताल के चलते हुई थी, ठीक। वहीं मैंने आपसे बात की चंद्रशेखर आज़ाद की। चंद्रशेखर आज़ाद और कल्पना दत्ता, ठीक। याद रखिएगा, ये आपसे जो हैं दोनों व्यक्ति अंग्रेजों से आपकी मुठभेड़ करते समय स्वयं को इन्होंने गोली मार ली थी, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखिए, बेसिकली कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना? आनंद मठ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आनंद मठ जो है आपका किसके द्वारा लिखा गया? तो इसके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी जो है आपके, ये जो आपका उपन्यास है बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा आपका लिखा जाता है। और ये आपका उपन्यास जो है भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बना। इसे बंगाली जो देशभक्ति है इसकी बाइबल भी कहा जाता है। पूछा जाता है आपसे, बंगाली आपकी देशभक्ति की बाइबल किसे कहा जाता है? आनंद मठ को। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, बंगाली देशभक्ति की बाइबल, बंगाली देशभक्ति की बाइबल आनंद मठ को बोला जाता है, ठीक। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? अगर मैं बात करूं अरविंद जी की, तो अरविंद जी को बेसिकली वर्ष 1908 में अनुशीलन समिति के जो सदस्य हैं, अनुशीलन समिति के सदस्यों के साथ अलीपुर बम मामले में इनको गिरफ्तार किया गया था, ठीक। तो आपको याद रखना है अलीपुर बम मामला, ठीक है। अरविंद घोष को अनुशीलन समिति जो है इनके सदस्यों के साथ अलीपुर बम मामले में गिरफ्तार किया गया था, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने यह स्वीकार किया कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह है? तो 1857 का जो विद्रोह है इसके लिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की व्यापकता को देखते हुए डिज़रेली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। किसने? डिज़रेली ने। ये आपका एक ब्रिटिश व्यक्ति था और इसी ने 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह कहा। कुछ और व्यक्ति जो हैं आपको याद रखना होगा कि 1857 के बारे में इनके मत क्या थे। तो इनमें कुछ इतिहासकार आपके महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे आपके आर.सी. मजूमदार।
अगर मैं आरसी मजूमदार की बात करूं तो इन्होंने 1857 के विद्रोह के बारे में कहा कि 1857 का जो विद्रोह है ना तो प्रथम ना ही राष्ट्रीय था और ना ही यह स्वतंत्रता संग्राम था। बेंजामिन डिज़रेली के बारे में आप देख ही चुके हैं कि इन्होंने इसको राष्ट्रीय विद्रोह कहा, ना कि सिपाही विद्रोह। सीले ने कहा कि ये पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थी विद्रोह था। वहीं पर आपके बीडी सावरकर ने कहा कि यह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया एक सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। कुछ ये व्यक्ति हैं जिनके बारे में आपको जो है याद रखना है, इनके मत इम्पॉर्टेंट हैं 1857 के बारे में। आइए हम इनको वन बाय वन करके एक बार नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आर.सी. मजूमदार की। तो आपको यहाँ पर नोट करना है R.C. मजूमदार। अगर मैं R.C. मजूमदार जी की बात करूं तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा है कि 1857 का विद्रोह ना तो प्रथम ना ही राष्ट्रीय था। 1857 का विद्रोह ना तो प्रथम ना ही राष्ट्रीय था। ठीक है, और यह ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये कथन है R.C. मजूमदार जी का। ठीक है, नेक्स्ट मैं यहाँ पर बात करने वाली हूँ बेंजामिन डिज़रेली की। बेंजामिन डिज़रेली ने कहा कि यह राष्ट्रीय विद्रोह है, ना कि सिपाही विद्रोह। ठीक है, सीले, चूँकि डिज़रेली का कथन लिखा हुआ है तो हम लिखते हैं सीले के बारे में। सीले ने क्या कहा, सीले ने 1857 के बारे में कहा कि यह पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थी विद्रोह था। यह पूर्णतः देशभक्ति रहित और पता नहीं ये लोग बिना सोचे समझे बोलते थे, क्या करते थे। इतना तो छोटा बच्चा भी मतलब समझता है कि क्या बोलना चाहिए, बट हाँ गोरे लोग थे, कुछ भी बोल सकते हैं। विद्रोह था। ठीक है, याद रखिएगा। सीले के बारे में हो गया। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वी.डी. सावरकर जी के बारे में। इनका कथन इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। वी.डी. सावरकर, वी.डी. सावरकर जी ने 1857 के विद्रोह के बारे में कहा, यह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम है। 1857 के बारे में सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा है, तो आपको याद रखना है वी.डी. सावरकर। ठीक है, यह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम है। ठीक है, संग्राम है, याद रखेंगे आप लोग। कुछ और भी आपके इम्पॉर्टेंट हैं जिसमें आपका जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर का नाम भी आता है। इन्होंने कहा है कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध हिंदू व मुसलमानों का षड्यंत्र था। ये भी उस टाइम पता नहीं भांग खा के आए थे, क्या खा के आए थे, आई डोंट नो। तो इनका भी कथन नोट कर लेते हैं बिकॉज इम्पॉर्टेंट है इनका भी कथन। तो आपको नोट करना है जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर। ठीक है, जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू व मुसलमानों का षड्यंत्र है। ठीक, षड्यंत्र था। ओके, ऐसा किसने कहा, जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने कहा। एक और व्यक्ति थे आपके L.R. रीस। इन्होंने कहा ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध, कुछ इस तरीके की इन्होंने संज्ञा दी। अब कुछ यहाँ पर आप जान लीजिए केंद्र जो है 1857 के टाइम पर कौन से थे और उनका नेतृत्व जो है किन्होंने किया, ये आपसे पूछा जाता है। जैसे 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया, लखनऊ में किसने किया, झांसी में किसने किया, इस तरीके से आपसे पूछे जाते हैं। जैसे मैं सबसे पहले अगर बात करूं
कि दिल्ली में किसने किया, तो दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय और आपके वक्त खां और जीनत महल ने किया। इन तीनों को आपको याद रखना है। आपको कॉपी में इस तरीके से लिखना है केंद्र, इधर पर लिखना है आपको नेतृत्वकर्ता, ठीक है, या नेतृत्व लिख सकते हैं या नेतृत्वकर्ता लिख सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं दिल्ली की, तो दिल्ली में आपको याद रखना है किसने किया, बहादुर शाह द्वितीय ने, बहादुर शाह द्वितीय इन्होंने किया। और किसने किया, वक्त खां, ठीक है, वक्त खां ने किया, वक्त खां और जीनत महल, किसने, जीनत महल, ठीक है, जीनत महल ने किया। सबसे पहला दिल्ली हो गया। दूसरा यहाँ पर लखनऊ आपको याद रखना है। अगर मैं लखनऊ की बात करूँ तो लखनऊ में बेगम हजरत महल ने किया, किसने, बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल ने किया, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं कानपुर की बात करूं, कानपुर में किसने किया, तो कानपुर में याद रखिएगा नाना साहब, नाना साहब। और किसने किया, यहाँ पर एक और व्यक्ति थे, याद है आप लोगों को, तात्या टोपे, तात्या टोपे ने किया, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं झांसी की बात करूँ तो सभी को पता है भाई कि 1857 में हमारी महारानी लक्ष्मीबाई जो हैं यहाँ से नेतृत्वकर्ता के तौर पर थीं, लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई, ठीक है। नेक्स्ट ग्वालियर की अगर मैं बात करूं, ग्वालियर से कौन था, तो ग्वालियर से आपको याद रखना है कि ग्वालियर से जो हैं यहाँ से लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई और आपके कौन थे, तात्या टोपे थे, लक्ष्मीबाई और आपके तात्या टोपे, तात्या टोपे थे, ठीक। अभी मैं इसको हटाती हूँ और आगे के जो कुछ और भी बचे हुए हैं उनको लिखती हूँ। नेक्स्ट मैं इलाहाबाद की अगर बात करूँ, इलाहाबाद और बनारस, इलाहाबाद और बनारस ये दोनों आपको साथ में लिखना है, ठीक है। इलाहाबाद और बनारस यूपी में है, पता ही होगा आपको। अगर मैं इलाहाबाद की बात करूं, बनारस की बात करूं, तो ये यहाँ पर नेतृत्व किसने किया था, लियाकत अली ने किया था, किसने, लियाकत अली ने, लियाकत अली, ठीक। नेक्स्ट फैज़ाबाद की अगर मैं बात करूं, कहाँ की, फैज़ाबाद, फैज़ाबाद में अहमदुल्लाह ने किया था, किसने, अहमदुल्लाह ने किया था। बरेली की अगर मैं बात करूं तो खान बहादुर खान ने किया था, बरेली, खान बहादुर खान, ठीक। जगदीशपुर, जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह और अमर सिंह ने किया था, जगदीशपुर, वीर कुंवर सिंह, वीर, वीर लिखा है, वीर कुंवर सिंह, और किसने किया था, अमर सिंह ने, इन दो व्यक्तियों ने किया था। आई विश यहाँ तक की सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि 1857 के विद्रोह के टाइम केंद्र कौन से थे और वहाँ पर नेतृत्वकर्ता कौन से थे, ठीक। अपार्ट फ्रॉम दिस 1857 के बारे में कुछ और पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट बनते हैं, जैसे विद्रोह के समय ब्रिटेन का पीएम कौन था। 1857 का जो विद्रोह था इस टाइम ब्रिटेन का पीएम कौन था, ब्रिटेन का पीएम पूछा जाता है ये कई बार एग्जाम में। ब्रिटेन का पीएम था विश्वकांत पामस्टन, कौन था, विश्वकांत पामस्टन, ठीक है। 1857 के प्रत्यक्षदर्शी कौन थे, प्रत्यक्षदर्शी समझते हैं जिसने देखा हो, तो 1857 जो है 1857 के प्रत्यक्षदर्शी आपको याद रखना है, प्रत्यक्षदर्शी थे मिर्ज़ा गालिब जी, कौन थे, मिर्ज़ा गालिब जी थे प्रत्यक्षदर्शी। प्रत्यक्षदर्शी के तौर पर आपको मिर्ज़ा गालिब जी को याद रखना है कि इस टाइम जो आपके 1857 के विद्रोह के प्रत्यक्षदर्शी थे वो मिर्ज़ा गालिब जी थे, पूछा जाता है आपसे ये ठीक है, मिर्ज़ा गालिब। सो इतनी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। आई विश यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट पॉइंट है 1960 में अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिए जाने पर बाल गंगाधर तिलक को कहाँ भेजा गया। 1960 में आपको याद रखना है कि अंग्रेजों द्वारा कैद किए जाने पर बाल गंगाधर तिलक को मांडले जेल भेजा गया था। कहाँ पर, मांडले जेल। पहले तो इसको करेक्ट कर लीजिए, 1960 नहीं हो सकता, ये 1908 है, ठीक है, 1908 में, ठीक है। 1908 में अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिए जाने पर बाल गंगाधर तिलक जी को मांडले जेल भेजा गया था। कहाँ पर, मांडले जेल। केसरी जो है आपके समाचार पत्र, केसरी शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। केसरी में प्रकाशित कुछ लेखों के चलते इनको 1908 में गिरफ्तार कर लिया गया। राजद्रोह का इन पर मुकदमा लगाया गया और इनको 6 वर्ष का जो है बेसिकली सज़ा सुनाई गई और इस दौरान इन्हें मांडले जेल में रखा गया था, ठीक है। नोट करिए अपनी कॉपी में, केसरी में प्रकाशित लेखों के चलते जून 1908 में गिरफ्तार कर राजद्रोह का इन पर मुकदमा चलाया जाता है।
इसके अंतर्गत तिलक को 6 वर्ष की सज़ा दी जाती है और इसी दौरान इन्हें मांडले जेल में रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया? लाहौर षड्यंत्र। लाहौर षड्यंत्र जो मामला है इसके बारे में आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को वर्ष आपके जो है बेसिकली 1928 में जो लाहौर षड्यंत्र मामला था इसके चलते फांसी दी गई थी। शुरुआत में ही मैंने आपको भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बारे में बताया है। इनको 23 मार्च 1931 को बेसिकली फांसी दी गई थी। और फांसी क्यों दी गई थी? लाहौर षड्यंत्र के चलते ही दी गई थी। इसमें क्या हुआ था, 1928 में लाहौर षड्यंत्र मामले में सैंडर्स की हत्या कर दी गई थी, जिस वजह से इनको फांसी दी गई थी। ठीक है, तो आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, मैं नोट कर देती हूँ। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन तीनों को आपको याद रखना है। इनको 23 मार्च 1931 को कॉमा लगाकर लिखिएगा, वर्ष 1928 में लाहौर षड्यंत्र मामले में सैंडर्स, ठीक है, सैंडर्स की हत्या के कृत्य के लिए फांसी दी गई थी। ठीक है, याद रखेंगे इनको फांसी क्यों दी गई थी? लाहौर षड्यंत्र के चलते। लाहौर षड्यंत्र कब हुआ? आंसर मिल गया होगा 1928 में। कई बार ये पूछा जाता है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब हुई? 23 मार्च को 1931 में। सबसे बुरा दिन 23 मार्च, याद रखिएगा। अच्छे दिन सभी लोग याद रखते हैं, एक सबसे बुरा दिन याद रखिएगा अभी तक के इतिहास का कि 23 मार्च के दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी हुई थी। ये सबसे बुरे दिनों में से एक होगा। ठीक है, एक तो वो दिन होता है जब हमारे सैनिकों को बेसिकली मार दिया जाता है, और दूसरा ये था। उन्हीं में से आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी पर कब चढ़ाया गया? 23 मार्च 1931 को चढ़ाया गया। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखिए, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? नौजवान भारत सभा। नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? तो याद रखिएगा, सरदार भगत सिंह जी ने स्थापित की थी। किसने? सरदार भगत सिंह जी ने। नौजवान भारत सभा जो है बेसिकली कब स्थापित की गई? 1926 में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट देखिए कि कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी? कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी? अगर मैं ताना भगत आंदोलन की बात करूं तो इसके साथ ओराव जनजाति जुड़ी। कौन सी जनजाति जुड़ी? ओराव जनजाति जुड़ी है। ठीक है, एक चीज़ और, गदर पार्टी के बारे में थोड़ी सी चीज़ें जान लीजिए, क्योंकि गदर पार्टी का जिक्र हुआ लेकिन मैंने वहाँ पर आपको पूरा नहीं बताया है। एक बार मैं गदर पार्टी वाले पॉइंट पर लेके चलती हूँ आप लोगों को, क्योंकि ये देखिए एग्जाम में पूछा जाता है। गदर पार्टी का गठन 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में हुआ था। इसके संस्थापक लाला हरदयाल जी थे। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है आपसे कि गठन कब हुआ था। तो जो गदर पार्टी है, गदर पार्टी के बारे में लिखिएगा, 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में